दोस्तों नमस्कार। तकरीबन 34 साल बाद देश की शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। मोदी कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। नई शिक्षा नीति में जो बदलाव किए गए हैं उसका क्या असर आने वाले भविष्य पर होगा, इसका विश्लेषण किया प्रोफेसर डॉक्टर कुमार राज्यवर्धन ने। आप उनसे जानिए सबसे आसान भाषा में कि जो नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है उसका क्या असर आने वाले भविष्य पर पड़ेगा। तो आप उनका ये वीडियो देखिए और पूरा विश्लेषण उनका सुनिए और समझिए कि क्या है देश में जो शिक्षा नीति लागू की जा रही है वो। नमस्कार। भारत की नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है। इस नई एजुकेशन पॉलिसी को अगर मुझे नंबर देना पड़े तो मैं इसमें 10 में से 8 नंबर इसको देना चाहूंगा। नई एजुकेशन पॉलिसी का डिमांड काफी लंबे समय से हो रहा था और एक्सपेक्टेड भी था कि बीजेपी की सरकार आने के बाद एजुकेशन पॉलिसी चेंज होगी, और बल्कि कई लोग तो इस पर सवाल भी उठा रहे थे कि इतनी देर क्यों हो रही है नई एजुकेशन पॉलिसी को आने में। लेकिन जब ये पॉलिसी आई है तो इसको देखकर लगता है कि सरकार जल्दबाजी में नहीं थी और वो सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडे पर नहीं गई है। उसने बहुत ही रिसर्च करके बहुत ढंग से इसमें काम किया है और काम करने के बाद एक ठोस महत्वाकांक्षी पॉलिसी, इसको मैं कहना चाहूंगा, ये निकल के सामने आई है। ये लगभग 30-32 साल के बाद आई है। ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ये काफी 1986 में पॉलिसी आई थी, उसके बाद फिर उसका मॉडिफाइड वर्जन आया था 1992 में। इसके बाद फिर सुब्रमण्यम कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी बनी थी, लेकिन कोई सरकार की तरफ से नई एजुकेशन पॉलिसी को जारी नहीं किया गया। इससे पहले सरकार ने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, उन सभी लोगों से इस पर उनकी राय मांगी थी। उन सभी जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट पर, और सबको मिलाकर एक समग्र रूप देने की कोशिश की गई है। इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसमें, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला तो जो इसमें सबसे महत्वाकांक्षी चीज इसमें जो मुझे लगी वो ये कि 100% एनरोलमेंट रेशियो 10+2 तक जो स्कूल एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन तक, हायर सेकेंडरी एजुकेशन तक 100% स्कूल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात की जा रही है। और करीब 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो आउट ऑफ स्कूल हैं, उनको स्कूल में लाने की योजना इसमें बनाई गई है। ये काफी महत्वाकांक्षी योजना है। इससे भी महत्वाकांक्षी योजना ये है कि इस 100% का 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन, यानी जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी और रिसर्च के जो फील्ड्स हैं उसमें सरकार करीब 50% से अधिक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो लाना चाहती है। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये काफी महत्वाकांक्षी योजना है, और इसको लाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टीचर्स हैं, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो अभी नाकाफी हैं। और यदि वो करीब 3.5 करोड़ सीट सरकार या इसके आसपास वो चाहती है कि हम बढ़ा दें जो इसमें, तो उसमें बढ़ाने के लिए काफी सरकार को प्लानिंग करनी पड़ेगी, और इसीलिए शायद 2035 तक इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो 50% 2035 तक करेंगे। और इसके लिए मुझे लगता है कि कंटिन्यूटी की काफी आवश्यकता है और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की आवश्यकता है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, टीचर को कैसे रिक्रूट किया जाए, टीचर्स को कैसे ट्रेन किया जाए। दूसरी जो इसमें एक मुझे जो इसका सबसे अच्छी एक प्रोफेसर होने के नाते जो मैं महसूस करता हूं कि जो अभी तक आप देखें तो जो एजुकेशन सिस्टम था वो ढेर सारे उसके अलग अलग मठाधीश बने हुए थे, जो और अगर सीधी भाषा में कहें तो ज्यादा जोगी मठ पुजार वाली स्थिति बनी हुई थी। अब ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन AICTE अलग था, मेडिकल काउंसिल के लिए अलग है, लीगल के लिए अलग है, मैनेजमेंट के लिए अलग है, UGC अलग है, ICAR अलग है, एग्रीकल्चर के लिए, यानी इतनी सारी एजेंसीज बनी हुई थी
कि उसमें सारा एम्बिग्विटी थी, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, बहुत सारा कंफ्यूजन था। और जो एक टीचर है या एक टीचर एडमिनिस्ट्रेटर है, उनके लिए भी काफी मुश्किल था। और वही सब कुछ इंप्लीमेंट होता था स्टूडेंट्स पर, तो स्टूडेंट्स के लिए भी वो जो है उसका काफी एक अजीब असर पड़ता था और सबको ये बड़ी काफी मुश्किल वाली स्थिति थी। तो इसको लाने की कोशिश की गई है कि एक अम्ब्रेला के तहत लाने की कोशिश की गई है, लेकिन इसमें से मेडिकल और लीगल एजुकेशन को हटा दिया गया है। और इसीलिए मैं एक मार्क यहां काटना चाहता हूं कि होना एज प्रोफेसर मुझे लगता है कि सभी को एक अम्ब्रेला में लाने की जरूरत थी और वहीं एक रेगुलेटरी बॉडी हो और वही रेगुलेटरी बॉडी डिसाइड करे, उसके अंदर नीचे उसके कई सारे टेक्निकल अलग अलग जो काउंसिल हो उसमें, और वो एक रेगुलेटरी बॉडी उसको डिसाइड करे। और खैर अभी इसको मेडिकल और लीगल को अलग रखा गया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये फैसला बहुत मेरे पर्सनल व्यू से ये फैसला बहुत उचित नहीं है और एक रेगुलेटरी बॉडी में आनी चाहिए। लेकिन फिर भी ये काफी सराहनीय प्रयास है। मुझे लगता है कि 80% से ज्यादा जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी जब एक रेगुलेटरी बॉडी होगा। दूसरा इसमें है कि जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर कम है या जहां इनरोलमेंट रेशियो कम है, वहां स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल एजुकेशन जोन बनाने की बात है। वहां पर क्या होगा कि वहां इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने के लिए या फिर वहां इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेजेस और सबको बनाने के लिए वहां बात की जा रही है। एक और अच्छी खास बात है कि एजुकेशन में ज्यादातर आप देखेंगे कि जो टीचर्स हैं या जो टीचिंग एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग हैं वो इस बात की कमी महसूस करते हैं कि उनको ऑटोनोमस वो अपने निर्णय नहीं ले पाते और वो उनका एफिलिएशन सिस्टम है, वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है और फिर इसके बाद फिर कॉलेजेस जो हैं उनके पास कोई ऑटोनॉमी नहीं है। इसको भी सरकार ने समझा है और हर कॉलेज को धीरे धीरे स्लोली वो ऑटोनॉमी देने की कोशिश की है। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि जब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा कोर्स बनाना है, कौन सा करिकुलम बनाना है, कैसे डिजाइन करना है, तो एक बार आप क्या होता है कि यूनिवर्सिटी में क्या होती है कि एक कोर्स और करिकुलम डिजाइन कर लिया गया, वो 10 साल तक 5 साल तक चलता रहता है। ऐसा है नहीं, होता क्या है कि अब इंडस्ट्री का डिमांड अलग है, बहुत सारी चीजें अलग है, तो इसलिए उसका एक रेगुलर फीचर में शामिल होना चाहिए कि क्या हम हर साल जो सिलेबस और करिकुलम है वो रिवाइज होना चाहिए, उसमें कुछ ऐड होना चाहिए, कुछ चीजें जो खत्म हो गई उसको खत्म होना चाहिए और फिर उसमें एक रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए कि उस पर एक कमेटी बने, वो कमेटी बार बार उस पर विचार करता रहे कि हम जो कर रहे हैं वो कहाँ अच्छा हो रहा है, कहाँ गलती हो रही है, उसमें इंडस्ट्री के और बाकी सारे लोग हों। इसके अलावा एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अभी तक आप स्कूल में एडमिशन की जो उम्र थी वो 5 साल थी और 10+2 सिस्टम था। लेकिन होता क्या था, ज्यादातर प्री स्कूलिंग के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं, बहुत सारे स्कूल्स खुले हुए हैं प्री स्कूलिंग के, और अक्सर बच्चे 3 साल के आसपास स्कूल में चले जाते थे। और ये सच भी है, वैज्ञानिक तरीके से भी ये सच है कि इस उम्र में बच्चों के सीखने की क्षमता काफी ज्यादा होती है। लेकिन इसको एजुकेशन पॉलिसी में नहीं था, ये हम अपनी तरफ से प्री स्कूल वगैरह करते थे। तो ये 10+2 को भी खत्म करने की बात हो गई है और 5+3+3+4 ये नया सिस्टम आया है। ये भी काफी, ये इसमें मैं 10+10 देना चाहूंगा कि आप बच्चे को पहले जो है वो अपने ले जाते हैं। इसमें एक और खास बात की गई कि अप टू ग्रेड 5 बच्चे को उसके मदर टंग में ही शिक्षा दी जाए। मदर टंग में क्या होता है कि यदि मदर टंग में आप किसी चीज को देखते हैं तो उसको समझने की क्षमता, उसको ग्रास्प करने की जो क्षमता होती है वो ज्यादा होती है, वो समझ जाता है। और यदि आप किसी इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी फॉरेन लैंग्वेज में जो उस बच्चे को तो वो लैंग्वेज ही समझता रह जाता है और उसकी जो कंटेंट्स हैं, उसके जो विचार हैं, उसमें जो स्किल है, उसमें जो एनालिसिस है, वो बच्चा नहीं समझ पाता। उसका सारा ध्यान और उसकी सारी मेहनत इसी में जाती है कि उस लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है उसको रट के और वहां जाके एग्जाम देके चला आता है। मदर टंग में क्या होगा कि मदर टंग में जब आप उसको ट्रेनिंग देंगे, मदर टंग में जब आप उसकी शिक्षा देंगे अप टू ग्रेड 5, तो वो जो स्किल है, उसका जो एप्टीट्यूड है, उसका जो एटीट्यूड है, उसके जो आप इंग्रेडिएंट्स हैं, कंटेंट्स हैं, वो उसकी समझ में आएगा और उसका एक मॉरलिटी, उसका एक शेप करने की कोशिश करेगा, उसका जो
उसकी पर्सनैलिटी को सेव करेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, 5+3+3+4 ये करने की बात है। एक और खास बात है, यदि आप यूरोप वगैरह में देखें तो यूरोप में जो एक जो उसके सुधार हुआ और वहां जो एक नया उभार आया यूरोप में और अन्य देशों में, यूरोप के खासकर यूरोप के देशों में, तो उसका मूल कारण था कि वो बहुत सारी दुनिया की सारी भाषाओं में जितने भी लिटरेचर थे, जितने भी साइंस थे, या अंग्रेजी का ही आप देखें कि अंग्रेजी में क्या है कि कुछ भी आप लिखते हैं, महाभारत है, रामायण है, कुछ जो भी चीजें हैं वो सभी उसमें अवेलेबल है। तो ये एक इंस्टीट्यूट, एक अलग संस्था बनाने की बात की गई है जो ट्रांसलेशन पर, इसी बात पर ध्यान देगी कि वो ट्रांसलेशन के लिए संस्था होगी और जितने भी दुनिया के या जितने भी अन्य भाषाओं के जो मूल चीजें हैं और बेहतर चीजें हैं उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश की जाएगी और विभिन्न भाषाओं में उसको ट्रांसलेट किया जाएगा। ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि बहुत सारी जो ज्ञान है वो किसी और भाषा में पड़ा हुआ है, लेकिन हम सिर्फ भाषा के बैरियर के कारण उसको समझ नहीं पाते। तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा कि जो सभी भाषाओं में यदि ऐसा हो सका, क्योंकि ये भी एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसको करने के लिए बहुत सारे ऐसे ह्यूमन रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ेगी जो मुझे लगता है कि भारत में अभी काफी कम है। तो और ये एक सभी भाषाओं में सभी अच्छी पुस्तकें हैं उसका अनुवाद करना भाषाओं में यदि ऐसा हो सका, क्योंकि ये भी एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसको करने के लिए बहुत सारे ऐसे ह्यूमन रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ेगी जो मुझे लगता है कि भारत में अभी काफी कम है। तो और ये एक सभी भाषाओं में सभी अच्छी पुस्तकें हैं उसका अनुवाद करना ये कोई साधारण काम नहीं है, ये बहुत गूढ़ काम है और कॉम्प्लिकेटेड काम है और काफी टाइम टेकिंग काम है। लेकिन ये सरकार की योजना अभी तक थी ही नहीं, कम से कम शुरू हुई और आगे मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें तेजी आएगी, लेकिन ये एक महत्वाकांक्षी योजना है और मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि ये भारत के जो शिक्षा पद्धति है उसमें बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगी। इसके अलावा जो एक इसमें सबसे कुछ महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, मैथ, इसके बीच में एक फ्लेक्सिबिलिटी रखने की कोशिश की गई है। अब ज्ञान किसी वाटर टाइट कंपार्टमेंट में बचा हुआ नहीं है कि आर्ट है तो वो आर्ट ही है, साइंस है तो वो साइंस ही है, कॉमर्स है तो वो कॉमर्स ही है। ऐसा इस तरह से ज्ञान बटा हुआ नहीं है। ज्ञान तो सभी उसमें आर्ट से साइंस रिलेटेड है, साइंस से कॉमर्स रिलेटेड है, कॉमर्स से मैथमेटिक्स रिलेटेड है, वो सभी एक दूसरे से रिलेटेड है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो मेडिकल का जो सिस्टम शुरू हुआ है वो पेंटिंग से, पिकासो और राफेल और इस तरह के जो पेंटिंग्स हैं उन लोगों से भी विकास हुआ है। और पहले तो आर्ट ही था, न्यूटन जो है, और वहां पर उसके बाद साइंस की बात शुरू हुई है। तो इसलिए इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश की गई। ये एक बहुत अच्छी बात है और ये ज्ञान को ज्ञान के रूप में रखा गया है, ज्ञान को ज्ञान के रूप में देखा गया है। ये कला, आर्ट, साइंस और इस तरह से इसको अलग अलग बांट करके करने की कोशिश नहीं की गया है। आप आर्ट ले लेते हैं तो फिर आगे अगर आप साइंस में जाना चाहते हैं तो आप उसमें जा सकते हैं। आपने कॉमर्स पढ़ा है, आपका इंटरेस्ट और आपके जो क्षमता है वो इस तरह से है कि आप मैथमेटिक्स में काफी अच्छा कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में रिसर्च कर सकते हैं। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को बढ़ाने की कोशिश की गई है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जब होगा तो क्या होता है कि आपकी थिंकिंग, आपका सारा कुछ जो रिसर्च है वो रिसर्च पर काफी फोकस्ड होगा। और ये मुझे लगता है कि 21st सेंचुरी में ये बहुत इंपॉर्टेंट था और सरकार ने इस पर सही निर्णय लिया, बिल्कुल सही निर्णय लिया है। इसके बाद इसमें आज के समय को यदि आप देखें तो आज के समय में आप तुरंत नौकरी शुरू करते हैं। आपने ग्रेजुएशन किया, बीटेक किया, बीटेक के बाद आपने नौकरी शुरू कर दी, आपकी इच्छा भी है एमटेक करने की, रिसर्च करने की, लेकिन आप नहीं कर पाते। कई बार आप ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में किसी कारण से आप थर्ड ईयर पास नहीं कर पाते और इसके बाद फिर आपका पूरा कैरियर 3 साल बर्बाद हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अब इसको
इस तरह से करने की कोशिश की गई है कि अगर आपने 1 साल भी किया तो आपको कोई सर्टिफिकेट कोर्स मिल सके, सर्टिफिकेट की डिग्री मिल सके, उसके अलावा डिप्लोमा की डिग्री मिल सके। तो इसमें भी एक फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें भी एक फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश की गई है। इसके बाद क्रेडिट बैंकिंग है कि आप कितना क्रेडिट कर लिया, उस क्रेडिट को आप एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हैं। तो ये क्रेडिट बैंकिंग से क्या होगा कि आपने जितना क्रेडिट यहां किया उसके अलावा आप बाकी क्रेडिट दूसरी जगह कर सकते हैं। कॉलेजेस को ऑटोनॉमी मिल जाएगी, वो अपने नए तरह के कोर्स जो इंडस्ट्री का डिमांड कर रहा है उस तरह के कोर्स शुरू करने की कोशिश करेगी। स्कूल के एजुकेशन में भी काफी इस बात पर ध्यान दिया गया है कि उनका जो अभी तक जो परीक्षा हो रही थी वो परीक्षा मैंडेटरी की गई है कि नहीं वो परीक्षा होगी, लेकिन परीक्षा का जो एग्जामिनेशन का अप्रोच था, जो क्वेश्चंस होते थे, उस अप्रोच को चेंज करने की कोशिश की गई है और उसमें स्किल, उसकी एबिलिटी, उसका मेंटल एटीट्यूड, इन सब चीजों पर ज्यादा फोकस करने की कोशिश की गई है। तो ये रट्टा मार जो बात थी कि आप कितना रट गए, आप अकबर का जन्म कब हुआ था, अकबर के बाप का नाम क्या था, और ये सारी चीजें आप याद करके चले आए, और जब यहाँ आए आप काम करने गए तो उसमें तो अकबर के बाप का नाम पूछा नहीं जाता। अब बाबर कौन था, और बाबर के जन्म कब हुआ था, और पलासी की लड़ाई कब हुई थी, इस पलासी की लड़ाई कब हुई थी, इससे एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप आ जाते हैं तो इससे क्या मतलब है। तो इस रट्टा मार जो शिक्षा पद्धति अभी तक की रही है उससे हटने की कोशिश की गई है, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें भी अभी तक पूरा नहीं हटे हैं, क्योंकि वो आप बाबर के पिताजी का कौन था और अकबर के बाप कौन थे, और ये जो पलासी की लड़ाई कब हुई थी और इब्राहिम लोदी कौन था, ये सब, औरंगजेब कौन था, औरंगजेब का जन्म कब हुआ, ज्यादातर सवालों आप सवाल देखेंगे तो इसी तरह के सवाल होते हैं। अब औरंगजेब का जन्म कब हुआ ये जानकर के आप आईएएस बन जाएंगे, अगर आप आईएएस बनते हैं तो ऐसा ही काम। फिर आप बताइए भला कि आईएएस में औरंगजेब का जन्म कब हुआ, इससे क्या मतलब होता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह को हटने की कोशिश की गई है, लेकिन यहां भी पूरा मुझे लगता है कि ये पूरी तरह नहीं हटे हैं, और इसलिए मैं यहाँ 1 मार्क इनका सरकार का जो है वो कम करना चाहता हूं, क्योंकि सरकार ने यहाँ जो है थोड़ी सी गड़बड़ी दिखाई है। एक तो जो मुझे अपने मेरा जो सेल्फ एनालिसिस है उस हिसाब से, एक तो जो रेगुलेटरी बॉडी है वो मुझे लगता है कि सिंगल रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए थी, वो चाहे मेडिकल के लिए हो या लीगल के लिए हो। और लीगल के लिए मुझे क्या है कि मैं आपको ये बताना चाहूंगा, लीगल का जो उनके जो बार काउंसिल है वो बार काउंसिल काफी प्रभावशाली है, कई बार तो जजों पर भी दबाव बना डालते हैं वो लोग। तो इस बार काउंसिल के कारण भी शायद सरकार उससे उलझना नहीं चाहिए, और मेडिकल काउंसिल को भी अलग करने की कोशिश पता नहीं किन कारणों से की गई, उसके पीछे कोई तर्कसंगत कारण रहे होंगे। लेकिन मुझे जो मेरा सेल्फ एनालिसिस है वो ये कहता है कि इन सब के लिए एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। तो ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है इसका दूरगामी प्रभाव होगा, और अगले 10 वर्षों में जो चेंजेस आएंगे वो चेंजेस नेक्स्ट 50 इयर्स को डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट 10 इयर्स में बच्चे पढ़ेंगे वही बच्चे आगे आपके करीब 30 साल तक इस देश को चलाएंगे। तो ये जब से चालू होगा, 2020 हो चुका है, 2021 2022 से इसकी शुरुआत हो जानी चाहिए मुझे लगता है, और 2021-22 से ये इंप्लीमेंट यदि हो जाता है, हो जाएगा, ऐसा ही होना ही चाहिए। तो इसके 10 साल के बाद या 12, अब तो ये इनका हो गया 5+3+3+4 यानी 5 3 8 3 11 4 15। आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल के बाद जो बच्चे निकलेंगे, 15-18 साल के बाद जो बच्चे निकलेंगे, और उसके बाद इसमें जो ग्रेजुएशन के लिए भी इसमें किया है कि 3 इयर्स का और 4 इयर्स का ग्रेजुएशन होगा। 4 इयर्स में आप बैचलर विथ रिसर्च आ सकते हैं। पीजी डिग्री के लिए भी, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी 1 और 2 साल का है। एमफिल को पूरा खत्म कर दिया गया है, एमफिल से हट गए हैं। इसके अलावा एमफिल की कोई खास बहुत जरूरत भी नहीं थी। आप जब से शुरू हो गया कि आपको पहले कोर्स वर्क करना होगा, तो वही सारी बातें आप एमफिल में पढ़ते हैं, कोर्स वर्क में पढ़ते हैं, और वो 1 साल में आप यहाँ कोर्स वर्क करते ही हैं। उसको कोर्स वर्क में रिसर्च के जितने भी सारे स्किल्स हैं वो डेवलप करने की कोशिश की जाती है। और ग्रेजुएशन 3 और 4 इयर्स का है, पीजी 1 और 2 इयर्स के।
इसके अलावा जो एक इंटीग्रेटेड पीजी और इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है उसमें भी उसको भी रखा गया है। एमफिल को हटा दिया गया है और पीएचडी लेवल की जो और उससे जो ऊपर है वो सब वैसे ही है। तो ये भी काफी सिस्टमेटिक है और प्लान वे में है और उचित है। तो ये जो 5+3+3+4+3 ऐसे 15-20 साल के बाद जो निकलेंगे बच्चे, वो नेक्स्ट 30 इयर्स इंडिया को गवर्न करेंगे, इंडिया को रूल करेंगे, इंडिया को डिसाइड करेंगे, इंडिया को लीड करेंगे। और इस 30 इयर्स के बाद जो 250 है, 250 के बाद मुझे लगता है कि ये दुनिया की जो नई एजुकेशन पॉलिसी, ये जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, ये दुनिया में एक भूचाल लाएगी। और जो नए लड़के आएंगे वो लड़के काफी एबल होंगे, काफी स्किलफुल होंगे और रोजगार बढ़ाने की दिशा में भी ये एक अच्छा कदम है। क्योंकि वॉलंटरी एजुकेशन को, जो वोकेशनल स्टडीज है, वोकेशनल स्टडीज को भी इसमें शामिल किया गया है और वोकेशनल स्टडीज क्लास 6 से लागू किया गया विद इन टर्न से। तो क्लास 6 से जो लड़के किसी वोकेशनल स्टडीज में, वो चाहे जर्नलिज्म में करना चाह रहे हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में करना चाह रहा है या फिर कोई इलेक्ट्रिक में करना चाह रहा है या फिर कोई प्लम्बिंग में है, बहुत सारे कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज होंगे, उसमें जो भी वो ऑप्ट करता है। लेकिन ये भी एक काफी महत्वाकांक्षी योजना है, क्योंकि जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स आप ला रहे हैं, उस वोकेशनल सब्जेक्ट्स को लाने के बाद क्या आपके पास वैसे टीचर्स हैं, क्या उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है? नहीं तो होगा क्या, मुझे लगता है कि अगले 3-4 साल में होगा ये कि वोकेशनल सब्जेक्ट्स तो हैं स्कूल्स में, लेकिन उनके पास कोई टीचर नहीं होगी और वो डिग्री सिर्फ देते रहेंगे। ये एक जो बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होगा कि ये जो योजना है, मैं बता रहा हूं कि ये काफी महत्वाकांक्षी योजना है और यदि ये सचमुच ही इंप्लीमेंट हो जाए तो भारत के लिए इससे अच्छा बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इसको इंप्लीमेंट करना एक बड़ी चुनौती है। और आप जानते हैं कि शिक्षा सिर्फ केंद्र सरकार का विषय नहीं है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कॉन्करेंट लिस्ट में आता है तो स्टेट और सेंटर दोनों इस पर इसके जो हैं वो करेंगे, खासकर स्कूल में। तो स्कूल्स में इस तरह के, मुझे नहीं लगता कि अभी यदि ये शुरू करते हैं तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वोकेशनल स्टडीज आएंगे और उस वोकेशनल स्टडीज में पढ़ाने के लिए कोई टीचर्स हैं, उसको ट्रेन करने के लिए लैब्स हैं या फिर कुछ और इस तरह से इस तरह की व्यवस्था है। तो इसका मुझे लगता है कि यदि इसको इंप्लीमेंट करने में काफी समस्या आएगी और यदि इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो फिर वो सिर्फ एक डिग्री देने का काम बन जाएगा। इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो प्रभाव, हम एक एजुकेशनिस्ट के नाम से आप जो 2 गुने 2 4 करके और उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका प्रभाव ये पड़ सकता है, वो प्रभाव पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसका यदि अब वहां इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं हो, वहां टीचर्स ही नहीं हो, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा, वो आप डिग्री कुछ भी देते रहो। इसमें मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने है, इस जो प्लानिंग की गई है वो तो बहुत ही बढ़िया की गई है। 2- मार्क्स मैं देना चाह रहा हूं, एक रेगुलेटरी बॉडी के लिए और दूसरा जो इन्होंने इसका किया। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए था कि इस एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ वो ये भी बताएं कि जो इनकी योजनाएं हैं, उस योजनाओं को लागू करने के लिए कितना जो समय लेंगे, उस समय को ग्रेड वाइज दिखाना चाहिए था कि वो 2 साल में क्या करने वाले हैं, अगले 1 साल में क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट 5 इयर्स में क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट 10 इयर्स में क्या करने वाले हैं। क्योंकि सारी योजना बता दी गई 2035 तक हम ये इंप्लीमेंट, 2035 तक हम ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 50% ले जाए। तो दोस्तों, आपने सुना सबसे आसान भाषा में प्रोफेसर डॉक्टर कुमार राजवर्धन ने किस तरह से देश की नई शिक्षा नीति का विश्लेषण किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको नई शिक्षा नीति पूरी तरह से समझ में आ गई हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करें। कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।